थर्मोडायनेमिक्स, 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 देखो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसका देखो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री में पढ़ा तो केमिस्ट्री का ब्रांच था क्या, लेकिन वो फिजिक्स का ही ब्रांच था, केमिस्ट्री वाले जबरदस्ती परेशान थे। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with conversion of heat, which deals with conversion of heat, which deals with conversion of heat to other form of energy, which deals with conversion of heat to other form of energy, which deals with conversion of heat to other form of energy। अब जिनका थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया था केमिस्ट्री में, दोबारा मौका है, ठीक है, सही कर लेने का। ठीक है, सबसे पहले अरे मैं बताऊं या ना बताऊं, सबको पता है सिस्टम क्या होता है, सिस्टम पता है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। सुने ध्यान से, क्या हो गया, सिस्टम क्या होता है बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। दूसरा होता है सराउंडिंग, अरे जिसको नहीं आएगा लिख लेगा ये, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। दूसरा क्या होता है सराउंडिंग, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। लिखना है क्या, पता है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। सराउंडिंग क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स बचता है उसे सराउंडिंग कहते हैं। बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम और सराउंडिंग पता है सबको, जिसको नहीं पता लिख लिया। अब लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये भी पता होगा, बस मैं लिख दे रहा हूं बेटा, वो प्रोसेस होता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है और मैटर का भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। जैसे अभी देखा था हॉट कप ऑफ टी, उसमें वाटर वेपर्स भी ऊपर जाते हैं, मतलब सिस्टम के पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, साथ में हीट भी जा रहा है, तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल हुआ। जैसे मैटर भी जा रहा है एटमॉस्फेयर में और साथ ही साथ हीट भी जा रहा है। बच्चों क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी जाता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। किसके बीच में नहीं होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ना तो मैटर का ट्रांसफर होता है। इसका एग्जांपल क्या है, सेकंड वाले का एग्जांपल क्या है, जैसे बच्चों सिलेंडर होता है ना, कंटेनर, हाँ गधा, बोतल तीसरे वाले का एग्जांपल है। कैसे हाँ, मतलब अगर उसमें मॉलिक्यूल इसके, जैसे कोई भी प्लास्टिक वाली बोतल कैन बी एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, जिसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, लेकिन हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। लास्ट वाला बॉटल एग्जांपल हो सकता है, जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ना तो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, तीन टाइप का सिस्टम होता है, सबको पता चल गया। अब कुछ कॉमन टर्म्स इसके अंदर देखेंगे जो बता चुके हो कि फिर भी देखते रहते हैं। सबसे पहले लिखो इसके अंदर इंटरनल, या लिखो स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, हेडिंग लगाओ स्टेट वेरिएबल्स। लिखो दीज आर द वेरिएबल्स, these are the variables which are required, these are the variables which are required to define a system completely,
These are the variables which are required to define a system completely. To define a system completely. Example लिख लो, pressure, temperature, volume, density, जितने याद आ रहा हूं लिख लो. Moles, specific heat capacity, जो याद आ रहा हो. सब स्टेट वेरिएबल्स जो एक सिस्टम को डिफाइन करने में हमें मदद करता है वो स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है ना, जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में हमारा मदद करता है. बच्चे ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसके अंदर लिखो डिपेंड अपॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन, द साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना. इसमें लिखो डिपेंड अपॉन साइज, अमाउंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइज ऑफ द सिस्टम. इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, जो डिपेंड नहीं करता है. एग्जांपल जैसे डेंसिटी, एग्जांपल बेटा जैसे डेंसिटी, डेंसिटी तो चाहे तुम 1 लीटर वाटर लो, 20 लीटर वाटर लो, 100 लीटर वाटर लो, उसका डेंसिटी फिक्स रहेगा, ठीक है ना. तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. और क्या एग्जांपल है बच्चों, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि किसी भी एक मॉलिक्यूल के ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना. नहीं मोलैरिटी नहीं, नहीं मोलैरिटी नहीं, मोलर मास. क्यों मोलैरिटी नहीं बढ़ सकता, अगर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता तो मोलैरिटी नहीं चेंज हो सकता. मोलैरिटी हाँ, दो एक्सटेंसिव का रेशियो, लेकिन मोलैलिटी, हाँ ये भी बोलते हो अगर कंसंट्रेशन, अच्छा मोलैलिटी तो कंसंट्रेशन है ना, हाँ बिल्कुल, मोलैलिटी भी हो जाएगा, लिख लो मोलैलिटी और मोलैरिटी, ठीक है ना, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक. इसके अंदर लिख लो वॉल्यूम, और इसके अंदर क्या हो सकता है, मास, मोल्स, और क्या हो सकता है, जो सिस्टम बड़ा हो तो बदल जाए ऐसा. और बताओ, इसके अंदर प्रेशर भी लिख लेना, प्रेशर भी बच्चों इंट्रिंसिक होता है. हीट कैपेसिटी किसमें आएगा, इसमें या उसमें, हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है तो ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी एक्सट्रिंसिक है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंट्रिंसिक है. इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ सब मोलर, ठीक है ना, ये बहुत सारे एग्जांपल है तो इसके लिख सकते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है. लैटेंट हीट इसमें, क्योंकि वाटर का फिक्स होता है ना, तो आप अमाउंट बदलोगे तो उससे थोड़ी बदलेगा. तो लैटेंट हीट कोई भी हो, चाहे वेपराइजेशन की चाहे फ्यूजन की, ठीक है ना. ऐसे देखते रहना बस, कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक बार चेक करिए कि उसके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं. और अभी एक बात याद रखना, जो आर्यन ने बोला था कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो वो हमेशा एक इंट्रिंसिक होगा. एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव अगर कुछ है तो वो इंट्रिंसिक होगा, ठीक है ना, ये इंट्रिंसिक होगा, लिख लेना नीचे. जैसे डेंसिटी, डेंसिटी मास क्या है, एक्सटेंसिक है, वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिक है, लेकिन उनका रेशियो क्या है, इंट्रिंसिक. जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी को भी ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना. नीचे क्या है, मास है. मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम है, मोलैरिटी में केजी है, मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट है.
तो दोनों ही क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चले, अगला लिखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा अलग रखना है। इंटरनल एनर्जी, हालांकि सब कुछ मैं बता दूंगा डिफरेंस कहाँ होता है, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। लिखो इंटरनल एनर्जी, देखो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, it is the sum of kinetic energy and potential energy of all the molecules. It is the sum of kinetic and potential energy of all the molecules present in the system, of all the molecule present in the system. तो U बराबर समेशन ऑफ के प्लस समेशन ऑफ पी। समेशन मतलब बच्चों सबको ऐड कर दिया, और समेशन मतलब सबका पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो फॉर आइडियल सिस्टम, बच्चों आइडियल सिस्टम में हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर गैस के कोई भी दो कण है, फॉर आइडियल गैस सिस्टम, तो हम मानते हैं कोई भी अगर गैस के दो पार्टिकल है तो उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, हम ऐसा मानते हैं। तो अगर आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा बच्चों, तो समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बच्चों इंटरेक्शन होता है तभी पोटेंशियल एनर्जी आती है, फोर्स लगता है तभी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जब आपस में कोई फोर्स ही नहीं है, तो आइडियल सिस्टम के लिए, आइडियल गैस सिस्टम के लिए समेशन ऑफ पी इक्वल टू जीरो, तो बच्चों यू विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ के ओनली। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर की। अगर बेटा अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा। तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। बच्चों ये, हाँ डायरेक्टली सुना भी करो, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, सुना करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम है ये, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, जहां डिफरेंस होगा वो बता दिया जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इंक्रीज करे। तो याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, और डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करे। देखो समझ लोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर घटाने पे इंटरनल एनर्जी घटेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा। और डेल्टा यू अगर जीरो होगा कब, जब टी की वैल्यू कांस्टेंट हो। याद रखना ये टी की वैल्यू जब कांस्टेंट हो तो डेल्टा ई। थर्मोडायनेमिक्स में साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबका साइन आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। आगे चले, ठीक है बच्चों, आगे करण लिख रहे हो, ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट, अगला लिखो वर्क डन। यही फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस है, वर्क डन। ठीक है ना, तो फिजिक्स हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करता है, और केमिस्ट्री हमेशा वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करता है। तो अभी हम वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे हम यहाँ पे। तो ये पहले भी एक बार हो चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा देख लेते हैं कि अंदर से एक प्रेशर लग रहा है, और मान लो स्लोली, जैसे मैंने बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा होता था, और स्लोली ये पिस्टन बाहर की तरफ आ रहा है। तो बच्चों ये अभी इस पोजीशन पे था, कुछ समय बाद ये आगे इस पोजीशन पे आ गया, ये प्रेशर लग रहा है, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि अभी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा ये इनिशियल पोजीशन इसकी यहां थी, बाद में लेटर ऑन ये टी इक्वल टू जीरो पे था, और ये टी इक्वल टू डेल्टा टी पे था, टी इक्वल टू डेल्टा टी पे था, यहां पे आ गया। ठीक है बेटा, टी इक्वल टू डेल्टा टी पे था, तो ये पिस्टन डेल्टा एक्स मान लो आगे आ गया। ठीक है, तो बच्चा वर्कडन का क्या फॉर्मूला था, वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू ए। प्रेशर बराबर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया ना, तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, पी इंटू ए। पी इंटू ए हो गया बेटा, डेल्टा एक्स या डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों, प्रेशर इधर लग रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, कॉस 0 डिग्री। तो बेटा यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। तो ध्यान से देखो, इसको डेल्टा वी लिख सकता हूं। डेल्टा वी ये कैसे है, तो देख लो, हाँ, डेल्टा वी एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। देखो बच्चों, फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम ये वाला है, फाइनल वॉल्यूम ये है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम ये वाला है जो ग्रीन से बनाया है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो बचेगा कौन सा वॉल्यूम, ये वाला ही तो बचेगा। और ये वाला वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, तो ये एरिया कितना है ए, और ये लेंथ कितना है डेल्टा एक्स। तो बेटा ए इंटू डेल्टा एक्स होगा, तो ए इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वी है। मतलब अगर फाइनल वाले वॉल्यूम में से इनिशियल वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो ये एरिया बचेगा डेल्टा एक्स, यानी ए इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से वर्कडन का फॉर्मूला फिजिक्स में आया पी इंटू डेल्टा। केमिस्ट्री में भी ये आता है लेकिन माइनस लगाते हैं, केमिस्ट्री में क्या लगाते हैं, माइनस, क्योंकि फिजिक्स बात करता है वर्क डन बाय द सिस्टम की, और केमिस्ट्री बात करता है वर्क डन ऑन द सिस्टम की। तो बेटा फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री में जब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो यहाँ माइनस लगाएंगे। फिजिक्स के सारे वर्क डन के फॉर्मूले में माइनस लगा दोगे तो केमिस्ट्री का आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और वो आप तब लगा सकते हैं केमिस्ट्री में जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं। तो बच्चों फिर से, फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा वी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो डेल्टा वी अगर पॉजिटिव, केमिस्ट्री होगा तो देखो उल्टा, केमिस्ट्री में यहां माइनस होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, फॉर केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का है। अगर केमिस्ट्री रहता बच्चों तो W इक्वल टू माइनस माइनस पी इंटू डेल्टा वी, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए W इक्वल टू माइनस पी डॉट डेल्टा, केमिस्ट्री के लिए माइनस पी डॉट डेल्टा वी। तो अभी मैं फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं बेटा, अगर डेल्टा वी प्लस होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी एक्सपेंशन होने पर, बच्चों वॉल्यूम पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बाद वाला वॉल्यूम बड़ा है पहले वाले वॉल्यूम से, यानी एक्सपेंशन होने पे वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। एक्सपेंशन होने पे वर्क डन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो याद रखना ये बात, ये सब साइन याद रखना। अगर बेटा W नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा V नेगेटिव है, इसका मतलब बच्चों कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो कॉम्प्रेशन होने पर वर्कडन क्या होगा, नेगेटिव। और बेटा वर्कडन जीरो कब होगा, जब डेल्टा V जीरो हो, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर आपका वर्कडन जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे साइन याद रखो सब, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे वर्कडन जीरो होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर वर्क डन जीरो होता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो, ठीक। अब इसी में बात करते हैं बच्चों हीट की, हीट की, हीट की बात करते हैं। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यहां लगभग मेरे हिसाब से सेम है, हाँ सेम है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव तब माना जाएगा व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन, हीट इज गिवन मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो उस समय डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम है, सेम बच्चों, सेम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंस बस वर्क डन में आता है, ठीक है ना। और अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है इसका मतलब हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, इसका मतलब बच्चों एक्सोथर्मिक है। सेम चीज केमिस्ट्री में भी है, एक्सोथर्मिक है। और अगर डेल्टा क्यू जीरो है,
डेल्टा क्यू जीरो है, तो कोई भी हीट ना तो लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, मतलब प्रोसेस कौन सा है या सिस्टम कौन सा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम है। प्रोसेस तो मैंने बताया नहीं अभी तक, लेकिन केमिस्ट्री में आपको मालूम है एडियाबेटिक प्रोसेस। केमिस्ट्री में एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये बेसिक्स है जिनसे जिनकी मदद से आप थर्मोडायनेमिक्स को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। साइन आपको क्लियर रहेगा तो थर्मोडायनेमिक्स आराम से समझ लेंगे। ठीक, लिखो आगे। लिखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जल्दी करो जल्दी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, नहीं लिख पाए? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करें अब, तो उसमें सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सुनो, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि ये जीरोथ से क्यों शुरू हुआ? बताओ। पहले वन बन चुका था, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले ही बन चुका था, ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने में डिफिकल्टी हुई, तो उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद एक लॉ का खोज हुआ। तो ऐसा पाया गया कि इस लॉ में जो चीजें हैं उसको अगर फर्स्ट लॉ के पहले पढ़ लिया जाए तो फर्स्ट लॉ पढ़ना आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो लोगों को अब पहले रखना था, तो वन के पहले क्या रख सकते थे? जीरो। तो इसीलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे चलकर कुछ और ऐसा आ जाएगा जिसको लगेगा कि इन दोनों के पहले पढ़ना पढ़ना जरूरी हो, तो माइनस वन कर देंगे, माइनस वन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? लेकिन ऐसा है नहीं अभी तक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, इसके मतलब ये मैथ्स है, बस वही बता रहे हैं। देखो, इफ ए सिस्टम ए, इफ ए सिस्टम ए is in thermal equilibrium, if a system A is in thermal equilibrium with system B, if a system A is in thermal equilibrium with system B, and and system B is in thermal equilibrium, if a system A is in thermal equilibrium, if a system A is in thermal equilibrium with system B, and system B is in thermal equilibrium with system C, with system C, then A and C, then A and C will be in thermal equilibrium with each other, will be in thermal equilibrium with each other, then A and C will be in thermal equilibrium with each other. ये मैथ है। अगर x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, तो x इक्वल टू जेड होगा कि नहीं? वही बोल रहा है। तो बस इसको थोड़ा सा मतलब अलग तरीके, मतलब बात तो वही है कि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी, ए और सी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो तरीके की वॉल होती है, बता दे रहे हैं। देखो, ये जो ग्रीन कलर से बनाया है, ये है एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल। और बेटा ये जो ब्लैक कलर से बनाया है, ये डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल। ठीक है ना? इसमें गैस भर दो ए, इसमें गैस भर दो, इसमें भी गैस भर दो, तो ये गैस ए है, ये गैस बी है, और ये गैस सी है। ठीक है?
बना लो इसको, फिर बताते हैं। गैस है, गैस भी गैस है। हाँ, ए और सी के बीच में वो एडियाबेटिक। हाँ, जितनी भी ब्लैक ब्लैक वाली केवल बीच वाली डायाथर्मिक है, बाकी सब जो है एडियाबेटिक है। बच्चों एडियाबेटिक का मतलब आप समझ रहे होगे कि ये कोई भी कंडक्शन नहीं करती, मतलब हीट का ट्रांसफर ब्लॉक करती है। ब्लॉक हीट ट्रांसफर, मतलब हीट ट्रांसफर होने नहीं देती है। और इसमें क्या है बच्चों, अलाउज हीट ट्रांसफर, और दोनों डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम डाया है। डाया मतलब जा भी सकता है हीट और आ भी सकता है। अलाउज हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। डायाथर्मिक वॉल वो वॉल होते हैं जो हीट ट्रांसफर को अलाउ करते हैं। एडियाबेटिक वो वॉल होते हैं जो कि हीट हीट को आने जाने नहीं देते, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। एडियाबेटिक वॉल और डायाथर्मिक वॉल, ठीक। एडियाबेटिक और डायाथर्मिक, ठीक है बच्चों, लिख लिया। देखो सीधी सी बात है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम का, जैसे बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो ये कुछ हीट को पर सेकेंड एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। देखो ये बात याद रखना, थर्मल में हालांकि हमने उतना डेप्थ में पढ़ा नहीं, लेकिन स्टीफेंस ने आगे बताया था एक बार। स्टीफेंस ने बताया था कोई भी टेम्परेचर हो, एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब भी करता रहता है और सराउंडिंग में हीट रिलीज भी करता रहता है। तो पर सेकेंड वो जितना हीट एब्जॉर्ब करे उतना हीट रिलीज करे, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा हो कि हीट रिलीज वो ज्यादा करे और एब्जॉर्ब कम करे, तो उसका टेम्परेचर गिरता जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसी का उल्टा, अगर हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करे और रिलीज कम करे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी किसी भी टेम्परेचर पे हीट का एक्सचेंज होता रहता है। तो आइसोथर्म का मतलब होता है कि जितना हीट दिया जा रहा है उतना हीट लिया जा रहा है। वो जो जितना हीट सराउंडिंग में जा रहा है उतना हीट सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, ठीक है बच्चों। तो यहां पे बात क्या किया जा रहा है कि ए और बी एक दूसरे के आइसोथर्मल, देखो यहां पे ए और सी का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कौन सी वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है। ए और सी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ए का कांटेक्ट है बी के साथ, थर्मल कांटेक्ट। जैसे ए और बी के बीच में डायथर्मिक वॉल है, और बी का कांटेक्ट है सी के साथ। डायरेक्ट रिलेशन ए और सी में नहीं है। तो बोल रहा है कि ए और बी एक दूसरे के आइसोथर्म में है, मतलब एक दूसरे के आइसोथर्मल में, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चे जितना हीट ए से बी में जा रहा है उतना हीट बी से ए में जा रहा है, और यहां भी जितना हीट सी से बी में जा रहा है उतना हीट बी से सी में आ रहा है। तो इन लोगों ने बोला कि अगर ऐसा है तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, जबकि डायरेक्ट इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ये डायग्राम से ही बताया गया बस कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन न होते हुए भी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। तो बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है, टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है, टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपसे अगर क्वेश्चन पूछा, देखो इट इज अबाउट, इसमें नोट करके लिख लो, इट इज अबाउट टेम्परेचर। अगर आपको बोला जाए फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अबाउट, तो बच्चों इट इज अबाउट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बच्चों, इस लॉ से टेम्परेचर का टर्म क्वाइन किया गया था, ठीक है ना। इस लॉ से टेम्परेचर का टर्म क्वाइन किया गया था। तो बिना टेम्परेचर के फर्स्ट लॉ को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है ना। टेम्परेचर आ जाने के बाद फर्स्ट लॉ को पढ़ना आसान हो गया, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर नहीं था तो लोग फिर कैसे फर्स्ट लॉ बना दिए, तो वो बात करते थे गैस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ही बाद में बड़े लेवल पे टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, टेम्परेचर। देखो अगर जानना चाहोगे, दो तरीके की स्टडी होती है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, और एक होती है मैक्रोस्कोपिक। दो तरीके की स्टडी होती है, एक होती है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बिल्कुल हम मॉलिक्यूल के लेवल पे जाके समझना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बल्क की स्टडी करना चाह रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाना चाहते। तो जैसे
टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। टेम्परेचर कौन सा पैरामीटर है? मैक्रोस्कोपिक। इसका माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर कौन है? टेम्परेचर का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर कौन है? काइनेटिक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टेम्परेचर का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज ए मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। उसका माइक्रोस्कोपिक कंडीशन क्या है? जब मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं, वॉल कोलिजन विद द वॉल, वो उसका माइक्रोस्कोपिक। तो बच्चों यहां पे हम केवल, पहले लोग क्या करते थे, माइक्रोस्कोपिक के टर्म में पढ़ते थे फर्स्ट लॉ को, बहुत डिफिकल्ट हो जाता था हर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना। तो एक नया माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर इससे बताया गया कि भाई आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, एक नया माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर ले लो, टेम्परेचर, और भूल जाओ फिर। ठीक है ना? तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई बोले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में, तो केवल टेम्परेचर के बारे में। तो बच्चों ये बोल सकता हूं कि TA विल बी इक्वल टू TB एंड TB विल बी इक्वल टू TC। तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है ना? तो इनडायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये भी शॉर्ट में TA विल बी इक्वल टू TB and TB is equals to TC. It implies that TA will be equal to TC. ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते, बात वही है, मतलब टेम्परेचर के टर्म्स में इस चीज को लिखा है। लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, हैबिट बनाओ नॉन स्टॉप पढ़ने की। चलो 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 चलो, अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ ही चुके हो, थोड़ा थोड़ा ही तो बताना है, केमिस्ट्री में तो पढ़ ही लिए हो तुम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चिंता मत करो, फिजिक्स में केवल फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है बस, उससे आगे कुछ नहीं है, एंट्रोपी वगैरह कुछ नहीं है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें आपको इंजन के बारे में पढ़ना है, इंजन कैसे काम करता है। कदा कहेंगे आप सीधे बैठो, इसमें इंजन के बारे में सीधे सीधे, रीड केडी खत्म, खत्म हो गई तुम्हारी रीड केडी, सीधे बैठो कदा कहेंगे। ब्रेक, अब तो आधे घंटे की क्लास ही बची हुई है, 10 मिनट, 6-2 हो रहा है, आधे घंटे की क्लास है। बस फर्स्ट लॉ खत्म करना है ना। तुम मान लिया, तुम्हारी बात मैंने मान लिया, मान लिया मैंने बात अंशिका की। अंशिका ने बोला था फर्स्ट लॉ फिनिश कर दो, अब मैं खत्म कर दूंगा। फर्स्ट लॉ फिनिश करूंगा बस मैं। फर्स्ट लॉ लिख लेना, इसमें लिखो हीट गिवन टू अ सिस्टम, हीट गिवन टू अ सिस्टम, हीट गिवन टू अ सिस्टम, heat given to a system is divided between, is divided between, heat given to a system is divided between the change in internal energy, लिखो, heat given to a system is divided between the change in internal energy and the work done, and the work done, heat given to a system is divided between the change in internal energy and work done। तो इसमें डायरेक्ट बच्चों होता है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट दोगे, किसी सिस्टम को अगर आप हीट दोगे, क्यू अगर किसी सिस्टम को दोगे, तो वो दो काम करेगा, या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या वर्क डन करेगा। तो फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री में क्या होता है? ये डब्ल्यू क्या होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस। अरे माइनस हो जाएगा ना, इस फॉर्मूले में बताओ। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर्मूला सेम है, बस साइन कन्वेंशन का अंतर है। फिजिक्स में यहाँ, केमिस्ट्री के लिए यहाँ क्या होता है? माइनस, तो बेटा माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो वहां होता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस आके प्लस हो जाएगा।
एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ हाँ, कल क्या, कल तो टेस्ट है आप लोगों का, कल टेस्ट है पता है ना आपको। थर्मल, आप लोग के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए गधा कहीं का, पढ़ के आना तुम लोग अब की बात। बिहान, अरे सुनो सुनो सुनो, इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में देखो, बिहान से सीखो तुम लोग कुछ। फुल में, अरे क्लैप तो कर दो कम से कम। फुल में फुल फोड़ दिया उसने, 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, चॉकलेट दे देंगे। चलो ठीक, जाओ, ठीक है बच्चों जाओ। सबको टेस्ट देना है, रसिका टेस्ट देना है, ठीक है ना, टेस्ट देना है, दोनों टेस्ट देना है। अरे राम, अब मुझे सब पता है, टेस्ट देना है कल, जब कभी भी, जब कभी भी फ्री हो टेस्ट देना है। करणवीर तुम भी ऑनलाइन दे देना, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, ओके बाय। छुट्टी किसी की नहीं होगी।